पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को समर्पित है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से किसानों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधियां या फिर आधुनिक तकनीकों की जानकारी। साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको सफल किसान से भी मिलवाते हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। क्या आपको पता है कि हर 10 में से एक व्यक्ति दूषित भोजन की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है? ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से बेहतर मानव स्वास्थ्य के लिए और साथ ही दूषित भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। इसके तहत इस बार की खास तौर पे थीम रखी गई है, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। जी हाँ, अगर आप खाद्य मानकों का ध्यान रखेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन बचा रहेगा। इसीलिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास इस दिशा में किया जा रहा है कि लोग अपने खाने पीने की आदतों को बदले, उसमें स्वच्छता का ध्यान रखें और दूषित भोजन से दूर रहे। और इसी क्रम में मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। अलीगढ़ के राजपुर गांव में अनुसूचित जाति उप योजना कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की उन्नत खेती के बारे में अहम जानकारियां दी गई। इसके साथ ही बीज वितरण कार्यक्रम भी चलाया गया। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत धान की उन्नत खेती एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन अलीगढ़ के राजपुर गाँव में किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह, संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पडरिया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर संदीप लाल एवं अनेक किसानों ने भाग लिया। यहाँ धान की उन्नत किस्मों को किसानों में वितरित किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने कहा, हमारा यह कार्यक्रम जो है विशेष रूप से इस परियोजना के माध्यम से उत्तम गुणवत्ता वाला बीज, खाद, रासायनिक दवाएं और कृषि यंत्र किसानों तक पहुंचाना है। और एक और मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि ये बीज जब हम आपको देते हैं तो इस बीज को बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपत्तिते, अगर अच्छे बीज को अच्छे खेत में लगाएं तो भरपूर पैदावार होती है। और ये नारा हमारे बैग के ऊपर भी लिखा हुआ है। बासमती की अगर बात करें तो हमारी जो 3 प्रजातियां पिछले वर्ष निकाली गई थी, उसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। ये तीनों किस्में जो हैं, जो हमारी पुरानी किस्में थी, 1509 का सुधार करके 1847 बनाई गई, 1121 का सुधार करके 1885 बनाई गई और 1401 का सुधार करके 1886 बनाई गई। इन तीनों नई किस्मों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है। आमतौर पे इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए आपको करीब 3-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ दवा में खर्च करना पड़ता है। क्योंकि इन किस्मों के अंदर रोग रोधी क्षमता है, इनके अंदर बीमारियां नहीं लगती हैं,
अतः आपको दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। उससे वो खर्चा सीधे बचेगा, उत्पादन अच्छा होगा और जो उत्पादन होगा उसका मूल्य आपको अच्छा मिलेगा। तो कुछ मोटी 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीज जब आप लाए हैं, इस पैकेट के अंदर एक दवा भी है, बावस्टिन के नाम से आती है, उसका भी एक पैकेट है। बीज का उपचार आप ज़रूर करें। उपचार करने के लिए करीब 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, जो पैकेट है वो 5 किलो बीज के लिए पर्याप्त है, उसमें 10 ग्राम दवा है। उसको जो है ले करके और 10 लीटर पानी में घोल लीजिए, उसमें 5 किलो बीज डुबो करके और रात भर रखिए और अगले दिन जो है फिर बीज को निकाल करके छाया में सुखाइए, बोरे से ढक करके उसमें पानी छिड़कते रहिए, अंकुरित बीज हो जाएंगे। फिर उसको नर्सरी के लिए प्रयोग करिए। जब बीज का उपचार करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी और इसके बारे में मुझे विश्वास है कि हमारी साथी डॉक्टर विष्णु माया ने विस्तार में जानकारी दी होगी किस प्रकार से हम बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो बात है पकाने के संबंध में, एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा मैं, बीज का उपचार तो करें ही करें, साथ में जब पौध उखाड़ें उस समय खेत सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधे की जड़ टूट जाएगी। जब टूटेगी तो उसमें बकाने और लगेगा। इन किस्मों में बकाने आने की संभावना रहती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। पौध उखाड़ने के बाद शाम को उसको जो है बावस्टिन का घोल उसी अनुपात में बना करके रात में अगर उसमें रख दें, जड़ों को डुबो करके, तो फिर बकाने की समस्या नहीं आएगी। एक और बीमारी पिछली साल जो है बहुत बड़े पैमाने पर आई थी, जो कि पौधे काफ़ी धान के छोटे रह गए थे खेत के अंदर जो है, और ये तकरीबन सारी किस्मों में ये समस्या आई थी। बीमारी को हम फिजी विषाणु के नाम से जानते हैं। विषाणु की बीमारी है, वायरस के द्वारा फैलती है, जिसको फिजी वायरस के नाम से जानते हैं। और ये वायरस जो है एक तेला या चेपा जो है भूरे रंग का होता है, सफ़ेद पे पीठ पे सफ़ेद धब्बे होते हैं, जिसको हम वाइट बैक प्लांट हापर बोलते हैं, उसके द्वारा ये फैलता है। किसी रोग ग्रसित पौधे से जो कीड़ा रस चूसता है और स्वस्थ पौधे में जा कर के पुनः रस चूसता है उसका तने से, तो विषाणु एक पौधे से दूसरे में फैल जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी नर्सरी उगा रहे हैं, पौध लगा रहे हैं, तो 10-15 दिन के बाद ध्यान रखें, अगर कहीं तेला या चेपा दिखता है, आमतौर पे गर्मी में नहीं आता है लेकिन कई बार इसका प्रकोप हो जाता है, तो उस समय 3-4 दवाओं में से कोई एक दवा, चाहे चेस है, टोकेन है, ओसिन है, पेक्सालोन है, इसकी करीब 100 ग्राम मात्रा जो है 200 लीटर पानी में घोल करके नर्सरी में छिड़काव कर दीजिए। तो उससे जो ये बीमारी है विषाणु की, फिजी विषाणु की, वो बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये कीड़े का जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो कीड़ा जब नियंत्रित हो जाएगा तो बीमारी फैलेगी नहीं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका आप ध्यान दें। संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ पडलिया ने कहा, जैसा कि जानते हैं कि पूसा संस्थान हमेशा से किसानों के लिए प्रयत्नशील है, नई नई विधाओं को, नए नए प्रजातियों को विकसित करके आपके खेती को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा आपके सामने खड़ा रहता है। और इसी कड़ी में जो भारत सरकार की योजना है, अनुसूचित जाति के लिए विकास के लिए क्या कुछ हमको प्रदान कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी कई संस्थानों को दी गई है। एक संस्थान पूसा संस्थान भी है। ऐसे पूसा संस्थान किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं होता, लेकिन इस परियोजना का मकसद ही है कि उन समुदाय के जो किसान भाई हैं, किसी कारण वंचित रह गए हैं, जहां सुविधा नहीं पहुंची है, वहां तक हम कैसे पहुंच पाएँ। भारत सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ तभी हो सकता है जब सभी समुदाय के लोग विज्ञान को अपनाएं, अपने कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन लाएं, और वो जरिया हो सकता है तकनीक। तकनीक एक ऐसा साधन है जिससे समाज में जो विषमता है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो आप लोग इस तकनीकों को सीखने के लिए यहाँ आए, मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। और 2-3 बातें आपके बीच रखना चाहूँगा कि हर समय इस तरह की परियोजना आपके गांव आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप भी खेती में जुड़े हैं, अब पूसा संस्थान भी तकनीक के विकास में जुड़ा है, तो ये संबंध हमारा सिर्फ इस परियोजना के अंतर्गत ना हो, इसके बाद भी, और इसके लिए आपको ही आगे आना होगा। उस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए
हर किसान भाई को ये सोचना होगा कि क्यों हम बाहर से चीज़ें लाएं। हमारे पास अपना कोई जरिया है क्या? जैसे पंचायत घर बना हुआ है, पंचायत घर एक मीटिंग के लिए जगह बना है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जो अन्य गतिविधियां हैं उसके लिए बैठक करें। विज्ञान के विषय में चर्चा के लिए भी ये जो घर है इसका प्रयोग होना चाहिए। हम जगत सिंह साहब से अनुरोध करेंगे कि खेती शुरू होने से पहले, मतलब जो अभी का वर्तमान का खरीफ का मौसम है, इसके शुरू होने से पहले और कटाई उपरांत के बाद किसानों के बीच आपसी चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा का विषय हो कि हम कहाँ अच्छे तरह से काम कर पाए, किन किसान भाइयों ने अच्छे तरीके से खेती किया और गांव में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसने किया, और उस पर चर्चा कीजिए। फिर उसी तरह से उन किसान भाइयों को भी समागम कीजिए जहां उनसे कहीं चूक हो गई और उनका उत्पादन कहीं कम रह गया, तो किन कारणों से कम रह गया, क्या ऐसे कारण हैं जो हम लोग आपस में मिलकर ही सुधार सकते हैं या कहीं और सहायता की ज़रूरत है। उस सहायता के लिए आप हमेशा पूसा संस्थान की ओर अपना विश्वास रख सकते हैं। तकनीकों के लिए जो किसानों भाइयों के पास अपना इस तरह से बीज मिल रहा है, इसकी क्या अहमियत है, इसको जानना। बीज एक बार आपके घर तक आ गया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बीज को हम अच्छे से उत्पादन कर सकें और आसपास के क्षेत्रों के किसान भाइयों को मदद कर सकें आपके बीज के कारण, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो लोग आपके गांव को, राजपुर गांव को याद रखेंगे, उनको सोचेंगे कि राजपुर ऐसा ग्राम है जहां हम कुछ विज्ञान सीखने के लिए जा सकते हैं, वहाँ के किसान प्रगतिशील हैं, वहाँ से हम बीज ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो ये राजपुर गांव एक कैसे मॉडल गांव बने, इसके लिए आपको प्रयास करना है कि सरकार की इस स्कीम से किसानों को फायदा उठाकर आमदनी बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा, आप सभी जानते हैं कि धान फसल की स्थापना 2 तरीकों से होती है। एक तो आप रोपाई करके करते हैं और एक आप बुआई करके करते हैं। तो बुआई जो सीधी बुआई होती है उसके बारे में विस्तार से डॉक्टर अंचल दास ने आपको बताया। और जहाँ तक रोपाई विधि की बात है तो इसके लिए आप पौध तैयार करते हो। जहाँ जिस एरिया में आप पौध तैयार करते हो उसको हम नर्सरी या पौधशाला कहते हैं। पौधशाला में पौध की बुआई करने का समय अभी चल रहा है। आप 20 जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और हमारे संस्थान की बहुत सारी किस्में हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे, जो कम अवधि की हैं और उनकी पौध की बुआई आप 20 जून तक भी कर सकते हो। अभी समय है। मोटे तौर पे जो किस्में हमारी लंबी अवधि की हैं उनकी नर्सरी की बुआई आपको जल्दी कर लेनी चाहिए। और जो कम समय में पकने वाली किस्में जैसे 1509 है, उनकी आपको लेट नर्सरी में बुआई करनी पड़ेगी। अगर आपने जल्दी बुआई कर दी इन किस्मों की तो बाद में दाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं आती, क्योंकि उस समय पे दाना पकते समय थोड़ा ठंडा मौसम होना चाहिए, 27-28 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि उस समय अगर ज़्यादा है तो दाना पटका रह जाएगा आपको। तो बुआई का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। और खेत का चुनाव आप जो अच्छी मिट्टी हो, जानदारी मिट्टी हो, जिसमें आपके पानी रुकता हो और पानी के साधन के आसपास हो, उस तरह की मिट्टी का चुनाव करें। जहाँ तक संभव हो, जिस खेत में धान आपने या पौध पिछले साल तैयार की है उससे थोड़ा हटा के दूसरे खेत में आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, कई बार किसान भाई समय कम होता है और कई बार उनके पास यंत्र भी नहीं होते, वो नर्सरी को सूखी क्यारी विधि से भी तैयार कर सकते हैं। जहाँ पे पानी के साधन कम हो वहाँ पे आप खेत तैयार करके पलेवा करके क्यारी की जगह और उसमें सीधे बिजाई भी कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की नर्सरी में खरपतवार वगैरह ज़्यादा आते हैं और जब आप पौध उखाड़ते हो तो पौध टूट भी जाती है, इस तरह की दिक्कत आती है। तो गीली क्यारी विधि ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए आप जो नर्सरी का क्षेत्र है उसकी जो मात्रा है वो 1/10 होती है। जैसे मान लो 10 बीघा धान लगाना है तो 1 बीघा धान में आपको नर्सरी तैयार करनी होगी और मिट्टी आपकी अच्छी हो, उसमें खाद पानी भी अच्छा डालना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आपको नर्सरी तैयार करनी है। इसमें आप गोबर की गली सड़ी खाद, 8 से 12 किलोग्राम यूरिया, 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 6 किलोग्राम पोटाश और 2 से 2.5 किलो जिंक सल्फेट, ये आप जब खेत तैयार कर रहे हैं उसमें गारा बना रहे हैं उस समय पे लगा दें। फिर खेत को आप क्यारियों में बांट लें। 1.25 मीटर चौड़ी क्यारी रखें, ज़्यादा चौड़ाई ना रखें
और 2 क्यारियों के बीच में नाली बना लें 30-40 सेंटीमीटर की, और जो लंबाई है क्यारी की वो 5 मीटर 6 मीटर आप रख सकते हो। और जो पहले से अंकुरित बीज है आपका, उसको आप उसमें समान रूप से बिखेर दें उसमें। इसके बाद खरपतवार आने की समस्या आती है, उसके लिए आप शुरू में ब्यूटाक्लोर लगा सकते हो। ब्यूटाक्लोर की 60 मिलीलीटर मात्रा, किसान भाइयों आप जानते हो इसको मचैटी कहते हैं, सभी किसान जानते हैं ब्यूटाक्लोर के बारे में। इसकी 60 मिलीलीटर मात्रा, करीब 120 मिलीलीटर मात्रा 60 लीटर पानी, और जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र है उसमें इसका छिड़काव कर दें बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, तो इसमें खरपतवार नहीं आएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती किसानी के साथ साथ अगर इसके संबद्ध क्षेत्रों को अपनाया जाए तो किसान अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले निमित सिंह ने मधुमक्खी पालन को अपनाया और इस क्षेत्र में उन्होंने किस तरह से अपना नाम बनाया और दूसरों के लिए आज वो प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आइए जानते हैं खुद इनसे मिलकर। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं
कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, प्रपोलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताएंगे आपको अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को अच्छी उपज तभी मिल सकती है जब उनकी खेत की मिट्टी सेहतमंद हो। और खेत की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है ये जानने के लिए बेहद ही कारगर तरीका है सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो कि सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है। जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं, अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।